हेलो और स्वागत है आपका हॉररकास्ट के एक और एपिसोड में। ये है हॉररकास्ट का एपिसोड 7। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ शॉर्ट कहानियों की, जो कि बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास आई हुई हैं। तो हमने सोचा एक पूरे एपिसोड में उन सभी को कवर किया जाए। इनमें से कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए एंड तक ये एपिसोड। आप सभी को मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम विशाल है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और मेरी खुद की फैमिली है, जिसमें मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ और मेरी बूढ़ी माँ है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी दिक्कतें भी नहीं हैं। मैं इस गांव में अपनी छोटी सी दुकान चलाता हूँ और साथ ही में मेरे बापूजी की एक बहुत ही पुरानी खटारा ट्रक भी है, और उसके ज़रिए भी मैं कभी कभार लोगों का सामान एक गांव से दूसरे गांव या फिर कभी कभार शहर की तरफ भी ले जाता हूँ। उससे मेरी कुछ एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है। ये कहानी भी उसी ट्रक से जुड़ी है। जब एक बार मुझे अपने एक गांव वाले का सामान शहर में शिफ्ट करना था। उनकी फैमिली यहाँ गांव से अब शहर में शिफ्ट हो रही थी और उनको अपने घर का सामान गांव से शहर तक पहुंचाने के लिए मदद की ज़रूरत थी। तो उनके लड़के ने मुझसे बात की और मैं भी मान गया, क्योंकि मेरी भी कुछ अच्छी आमदनी बन जाती थी जो मेरी फैमिली के काम आ जाती थी। अब मैं बताता चलूँ कि मेरे पिताजी का ये ट्रक काफ़ी बुरी हालत में है। ये ट्रक अक्सर ख़राब रहता है और इसमें जगह जगह जंग लगा हुआ है। तो उनकी फैमिली पहले ही शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। वो पहले ही अपना कुछ सामान मेरे साथ शहर में शिफ्ट करवा चुके थे, लेकिन अभी भी उनका कुछ सामान बाकी गांव में रहता था और वो सामान शहर तक लेकर जाना मेरी खुद की जिम्मेदारी थी। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं अपने कामकाज की वजह से भी कुछ मसरूफ़ था, तो मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे कर आपका सामान आपके शहर तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि जो भी ज़रूरी सामान था वो पहले ही मेरे साथ 2-3 चक्रों में शिफ्ट करवा चुके थे। तो एक रात बहुत देर से उनकी कॉल आई। उनके लड़के ने मुझसे कहा कि उनको एक कुछ सामान की ज़रूरत है, जो उनको अभी के अभी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा सा पुराना लोहे का संदूक था, जो उनको रातों ही रात शहर में चाहिए था। तो मैंने पहले तो उनसे कहा कि मैं इतनी रात में अब ये सामान वहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शहर का रास्ता भी करीब 1-1.25 घंटे का था और साथ ही में मेरे ट्रक की हालत भी इतनी ख़राब थी कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़ोर दिया, और क्योंकि मैंने उनसे पहले ही कीमत तय कर ली थी, तो मेरी मजबूरी थी कि अब मुझे ये संदूक अकेले ही शहर तक लेकर जाना था। तो रात के करीब 10:30 बजे मैं उनके गांव के घर के बाहर पहुंचा। वहां पर मैंने अपने एक मोहल्लेदार को साथ लिया और उनके घर का ताला खोलकर वो संदूक अपने ट्रक में लोड करवाया। उसके बाद मैं अकेला ही वो संदूक लेकर करीब 11:15 बजे शहर की तरफ निकल गया। मैंने सोचा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा और मेरे ट्रक ने मेरा साथ दिया, तो मैं करीब 12 बजे के लगभग शहर पहुंच जाऊंगा और वहां से फिर तुरंत ही संदूक देकर वापस गांव की तरफ लौट आऊंगा। इस समय मैं अकेला था और मुझ पे ये प्रेशर भी था, क्योंकि मुझे उस ट्रक की हालत का पता था। बट मैंने भगवान का नाम लिया और मैं अपने रास्ते पर निकल गया। मैं आपको बताता चलूँ, गांव से शहर का रास्ता भी बहुत ही सुनसान होता था और रात के इस वक्त यहाँ पर बहुत सारा डर रहता था। यहाँ पर अक्सर चोरी की वारदातें भी होती थी, तो मुझे उसका भी एक अलग से डर था। मैं जब गांव से शहर की तरफ निकला, तो उस पुरानी टूटी हुई रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा था। मैं अपने रास्ते पर चलता गया और दूर दूर तक मुझे कोई भी गाड़ी या कोई भी बंदा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे डर में ये थोड़ा सा और इजाफा कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी मंजिल की तरफ चलता गया। वो गर्मियों की रातें थी, तो मैंने अपने ट्रक के शीशे खोले हुए थे ताकि ठंडी हवा कुछ अंदर आए। अभी मैं गांव से करीब सिर्फ 20 मिनट ही बाहर गया हूँगा
कि इतने सन्नाटे में अचानक से कहीं से एक चमगादड़ मेरे ट्रक के अंदर आ गया, क्योंकि मेरे दरवाज़ों के शीशे खुले हुए थे। मैं उस चमगादड़ के अंदर आने से और उसकी आवाज़ से एकदम चौंक गया और मेरा ट्रक बेकाबू हो गया और सीधा उस ऊबड़ खाबड़ रोड से उतरकर साइड में एक झाड़ी में जा घुसा। मुझे कोई इसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई पेड़ नहीं था, ये सिर्फ झाड़ियाँ थी, घनी झाड़ियाँ। लेकिन साथ ही में मेरा ट्रक बंद हो गया था। अब वो चमगादड़ अचानक से मेरे ट्रक के अंदर से गायब हो गया, तो मैंने सोचा शायद बाहर निकल गया होगा। तो अब मैंने अपनी कोशिश करना चालू की कि मैं वापस से ट्रक को स्टार्ट करूं और किसी तरह अपने रास्ते पर निकल लूं। लेकिन बार बार स्टार्ट कोशिश के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैं बाहर उतरा और मैंने एक बार ट्रक का जायज़ा लिया। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने ट्रक के अंदर वो एक पुरानी टॉर्च भी रखी हुई थी। तो मैंने वो टॉर्च ली और ट्रक को चारों तरफ से देखा और मैंने उसको बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी डाउन होने वाली थी। तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। फिर मैंने रोड पर इधर उधर जाकर देखा, एकदम बिल्कुल सन्नाटा। अब रात के करीब 11:20 का समय था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इस वक्त मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा या तो मैं सिर्फ इस रोड पर अपने ट्रक के पास खड़ा होकर किसी के आने का इंतज़ार करता हूं, या फिर मैं शायद इधर उधर जाकर देखता हूं कि शायद मुझे कोई बंदा मिले जो अपने खेतों में पानी वानी लगाने आया हो, या शायद यहाँ पर कोई झोंपड़ी, कोई घर नज़र आए। तो मैंने अपनी टॉर्च ली और थोड़ा इधर उधर रोड पर चलने लगा। और थोड़ा सा चलने के बाद करीब 4-5 मिनट बाद ही मुझे दूर खेतों में कुछ बोलने की आवाज़ आई, ऐसे जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों। तो पहले तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि शायद ये कोई चोर उचक्के ना हो, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी, तो मुझे लगा ये कोई गांव वाले होंगे जो अपने खेतों में पानी लगाने आए होंगे। तो मैंने उनकी तरफ टॉर्च घुमाई और फिर उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने उन्हें दूर से आवाज़ें भी लगाई, लेकिन उनका कोई भी जवाब मुझे वापस नहीं आया। तो मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा और आवाज़ें लगाता रहा। जब मैं उनके थोड़ा करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दोनों लोग खुदाई कर रहे हैं, एक पेड़ के नीचे कोई गड्ढा खोद रहे हैं। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तो मैंने उनको फिर कुछ करीब जाकर आवाज़ लगाई। तो वो दोनों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ट्रक बेकाबू हो गया और अब वो स्टार्ट नहीं हो रहा और मुझे एक सामान की डिलीवरी देनी है। तो उन लोगों ने एक बहुत ही अजीब सी बात की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो मैंने उनसे हैरानगी से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम हमारे साथ ये यहाँ पर गड्ढा खोदो। तो मैंने हैरानगी से उनसे पूछा कि आखिर आप लोग गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना करो, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो दो लोग भी कुछ अजीब से थे, उनकी भाषा भी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी। बट अब मैं इस सिचुएशन में फंस चुका था। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इनकी मदद करता हूँ और फाइनली ये फिर मेरी मदद करेंगे और मैं अपने रास्ते पर निकल लूँगा। तो मैं आगे बढ़ा और उन लोगों के साथ गड्ढा खोदने लगा। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि ये गड्ढा तो पहले ही काफ़ी गहरा है, लगभग एक पूरा इंसान उसके अंदर खड़ा हो जाएगा। तो मैंने एक बार फिर से उन लोगों से पूछा कि आप आखिर ये गड्ढा इतना गहरा खोद क्यों रहे हैं और रात के इस वक्त क्यों खोद रहे हैं। उन लोगों ने मेरी बात का बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया और बस वहाँ बुत बनकर खड़े रहे। तो मैं भी चुपचाप होकर गड्ढा खोदने लगा। मैं तेज़ी तेज़ी से गड्ढा खोद रहा था ताकि जल्दी जल्दी इस काम को निपटाऊं और अपने काम पर लगूं। जब हम लोग गड्ढा खोद रहे थे तो वो दोनों अचानक से किसी और ही भाषा में बात करने लगे, एक बिल्कुल अनजान सी भाषा जिसका एक भी लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगा कि वो लोग आपस में कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे। तो मैं एकदम से
गड्ढा खोदने से हटा और मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये गड्ढा आप क्यों खोद रहे हो, इस गड्ढे का यहाँ पर खोदने का क्या मकसद है। तो उनमें से एक जो पहले उस दूसरे बंदे से बहुत ही घुर्राने वाली आवाज़ में आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मेरी तरफ मुड़ा और मुझे बहुत ही गरजदार आवाज़ में बोला, ये गड्ढा हम तुम्हारे लिए खोद रहे हैं। मैं एकदम से घबरा गया क्योंकि एक तो वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, फिर उनकी भाषा, उनके बोलचाल का स्टाइल सब कुछ बहुत ही अजीब था। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, क्या मतलब है, मुझे ये गड्ढा नहीं खोदना, तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने गड्ढा खोदने वाला औजार वहीं पर फेंका और तेज़ी से अपने ट्रक की तरफ चलने लगा। और पीछे से एक बार फिर से उसी शख्स की मुझे बहुत ही गरजदार आवाज़ आई। उसने कहा कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, ये गड्ढा तुम्हारे लिए है और तुम अब इसी गड्ढे में रहोगे। मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन मैं तेज़ी से अपने ट्रक की तरफ जा रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि शायद कोई शख्स, कोई गांव वाला इस सड़क पर आता हो और शायद मुझे कोई मिल जाए। अभी मैं कुछ ही कदम वापस किया था तो एकदम से पीछे से सन्नाटा हो गया, जैसे कोई पत्ता भी ना हिल रहा हो। तो मैंने अपनी टॉर्च ली और पीछे मुड़कर देखा, ये श्योर करने के लिए कि वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो मैंने अपनी टॉर्च को बराबर से घुमाया और चारों तरफ अच्छे से देखा, लेकिन चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो मैंने उस गड्ढे की तरफ भी टॉर्च मारी। अब वो गड्ढा वैसे का वैसे था, लेकिन उन दोनों लोगों का कोई भी नामो निशान नहीं था। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वो दोनों लोग इस तरह से अचानक कैसे गायब हो गए। फाइनली जैसे ही मैं ट्रक की तरफ मुड़ा और तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते हुए ट्रक की तरफ चलने लगा, तो एकदम से ऐसे लगा जैसे पीछे से मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई हाथ नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि मेरे किसी अंग को किसी ने पकड़ा हो। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरी पूरे के पूरे जिस्म को किसी ने वहीं पर रोक दिया हो। मेरा पूरा शरीर एकदम से वहीं का वहीं रुक गया। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा आगे बढ़ने की, लेकिन मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सका, ऐसे जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ मुझे पीछे खींच रही हो। उस वक़्त मेरे खौफ से मेरा बहुत बुरा हाल था और मैं उस वक्त लगभग रोने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। लेकिन वो ज़ोर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और अब वो मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। मैं पीछे पलट भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह से एकदम जम चुका था और एकदम से वो ज़ोर तेज़ होता गया और वो ताकत मुझे ज़ोर से पीछे की तरफ खींचने लगी। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा था, मैं बिल्कुल भी उसका निरोध नहीं कर पा रहा था। मैं आगे की तरफ चल नहीं पा रहा था। पीछे से अचानक से मुझे बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही खौफनाक गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। इतनी भयानक आवाज़ें कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो ताकत मुझे एकदम पीछे खींच रही थी और खींचते खींचते एक बहुत ही ज़ोरदार झटके से मुझे उसने पटक कर उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया। और उस गड्ढे के बाहर मैंने वापस से उन्हीं दोनों लोगों को मेरी तरफ घूरते हुए देखा, लेकिन इस वक्त उनके कद बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके थे और उनकी शक्लें बहुत ही ज़्यादा भयानक। उनके दांत ऐसे थे जैसे एक कान से दूसरे कान तक जा रहे हों। इतने भयानक चेहरे कि मैं एकदम से वहां पर चीखा चिल्लाया और वहीं का वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जाकर मुझे होश आया, तब जब कुछ गांव वाले मेरे इर्द गिर्द जमा थे और मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ पानी पिलाया और मुझे पेड़ के नीचे बिठाकर मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतने सन्नाटे में तुम इस गड्ढे में कहाँ से आए और ये गड्ढा तुमने कैसे खोदा। मैं एकदम हैरान रह गया। मेरे अंदर बोलने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या वो सच था, क्या वो झूठ था, मैं इस गड्ढे में कैसे आया और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्या था। मैं एकदम शॉक में था
मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी और मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। तो मुझे वो गांव वाले तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें पता लगा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मेरा शरीर पूरा पसीने में भीगा हुआ था। मुझे मेरे घर लेकर जाया गया और पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने पूजा की और हवन किया, लेकिन मेरी तबीयत फिर भी कुछ ठीक नहीं हुई। अगले 3 दिन तक पंडित जी रोज़ाना पूजा करते रहे और आखिरकार 4 दिन बाद जाकर मेरा बुखार कुछ ठीक हुआ और मेरी तबीयत फिर से कुछ बेहतर होने लगी। पिछले 3 दिन में मैंने डर के मारे किसी से भी कोई बात नहीं की। मेरे घर वालों ने मुझसे 1000 सवाल पूछे, लेकिन मैंने उनका एक भी जवाब नहीं दिया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, जैसे मैं बिल्कुल सकते में, बिल्कुल शॉक में चला गया हूँ। फाइनली चौथे 5वें दिन जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं उस शॉक से कुछ निकला, तो मैंने अपनी फैमिली को वो सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने अपने दोस्तों और गांव वालों को भी वो सब कुछ एक्सप्लेन किया जो मुझसे रोज़ाना सवाल पूछा करते थे। उसके बाद से आज तक मैंने सूरज डूबने के बाद गांव में ही निकलना बंद कर दिया। मैं अब सिर्फ अपनी दुकान चलाता हूँ और सिर्फ कभी कभी पूरे दिन में ही कोई डिलीवरी करता हूँ। भगवान की यही कृपा है कि उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो इतना भयानक और इतना डरा देने वाला अनुभव था कि मैं आज तक कांप जाता हूँ जब उस रात के बारे में सोचता हूँ। और आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो सब कुछ आखिर क्या था। बाद में गांव वाला ने उस गड्ढे को भर दिया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो गड्ढा खोदने वाले लोग कौन थे। मैं अपने इस भयानक अनुभव के साथ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग भी रात में सफ़र करते हैं या किसी मजबूरी के कारण रात में काम करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए ये एक चेतावनी है कि कोशिश कीजिए कि कभी भी इस तरह का रिस्क ना लीजिए। और अगर आपको लेना पड़ता है तो कोशिश कीजिए कि आप किसी के साथ हों या फिर आप प्रॉपर तरीके से पूजा करके, पाठ करके घर से निकलें। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी और मुझे भी ये कहानी काफ़ी भयानक लगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग लगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 22 साल है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 18 साल का था। मेरे घर वाले अक्सर दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनकी तरफ रात में चले जाया करते थे। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उन दिनों मैं अपने कॉलेज में था और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मेरे घर वाले जब हमारे रिश्तेदारों को मिलने जाएं तो मैं पीछे घर में रुकूं, ताकि मेरे पास अपनी खुद की आज़ादी हो और मैं अपनी गेम्स वेम्स खेल सकूं। तो एक रात बिल्कुल ही नॉर्मली मेरे घर वाले एक बार फिर से मेरे ताऊ जी की तरफ गए। मेरे पिताजी ने मुझे भी कहा कि तुम भी साथ चलो, लेकिन मुझे अपनी गेम्स खेलनी थी। तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे पढ़ना है, आप चले जाइए, मैं इतने में अपना कॉलेज का काम ख़त्म करता हूँ। मैं अक्सर इस तरह के बहाने किया करता था ताकि मैं घर पे पीछे रहकर अपने गेम्स खेल सकूं। तो उस रात भी घर वाले करीब शाम को 7 बजे ताऊ जी की तरफ गए। वो करीब 3 से 4 घंटे में वापस आ जाया करते थे, लेकिन इस बार ताऊ जी की तबीयत कुछ ख़राब थी और ये नहीं पता था कि वो कब वापस आएंगे। तो घर वालों के जाते ही मैंने वापस से अपनी गेम्स खेलना शुरू की। मैं ये समय बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करता था। मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी मैं अपनी गेम्स खेल रहा था तो रात के करीब 9:30 बजे बाहर दरवाजे पर नॉक हुआ। तो मैं उठकर बाहर की तरफ को गया ये देखने के लिए कि आखिर इस वक्त कौन आया है। तो जब मैंने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने पूरी गली में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजे को वापस से बंद किया और फिर से अपनी गेम्स खेलने लगा। एक बार फिर से 10 मिनट के बाद एक बार फिर से हमारे दरवाजे पर नॉक हुआ। इस बार वो नॉक पहले से ज़्यादा ज़ोर का था। तो मैं एक बार फिर से दरवाजे की तरफ उठकर गया। दरवाज़ा खोलकर पूरी गली में देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद गली के कुछ शैतान बच्चे हमारे साथ शरारत कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि अपना बैट उठाता हूँ और दरवाजे के पास ही खड़ा होता हूँ, ताकि जैसे ही वो लोग आएँ साथ में ही मैं इन्हें पकड़ सकूँ। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं बैट लिया और दरवाजे के साथ ही चुपचाप बैठ गया। करीब 12 से 13 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक कोई और नॉक नहीं था। तो जैसे ही फिर मैं थक कर वापस अपनी गेम्स की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपनी जगह से उठा ही था कि एक बार फिर से दरवाजे पर बहुत ही ज़ोरदार दस्तक हुई। इस बार ये दस्तक पहले से भी ज़ोरदार थी। तो मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और जल्दी से दरवाज़ा खोल के गली की तरफ भागा। जब मैंने गली में इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और ऐसा हमारी गली में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कोई बंदा इतनी जल्दी से छुप पाए। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो जब मैं पीछे वापस घर की तरफ गया तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपनी गेम्स की तरफ चला गया। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो अभी मैं अपनी गेम्स खेल ही रहा था कि अब घर के अंदर से नॉक की आवाज़ आई। और इस बार गेट की तरफ से नहीं, बल्कि घर के और भी भीतर से, मेरे मम्मी पापा के बेडरूम में से आवाज़ आई, ऐसे जैसे कोई उनकी अलमारी के दरवाज़ों को पीट रहा हो। तो मैंने डर के मारे अचानक से उठा, अपना बैट उठाया और जल्दी से अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ गया। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, अंदर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। मैं अब बहुत ही घबरा गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। तो मैंने वापस से अपनी गेम्स के पास किया और अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया ताकि मेरा ध्यान बढ़ सके। लेकिन माइंड के पीछे मेरे अभी भी यही चल रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतने में ही मुझे आवाज़ आई, ऐसे जैसे कोई छत पर चल रहा हो। कोई बहुत ही भारी कदमों के साथ छत पर चल रहा था और कोई चीज़ ऐसे रेंग रहा था। नॉर्मली छत पर हमारे कोई भी नहीं होता, छत हमेशा खाली रहती है और इस तरह की आवाज़ें पहले कभी नहीं आईं। अब मैं वाकई में डर चुका था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये कोई चोर उचक्का है या कोई जिन भूत है। मैंने अपने कमरे को अंदर से बंद किया और वॉल्यूम को बढ़ा लिया। अब मेरा डर बिल्कुल साफ था। तो अचानक से मेरे पीछे कंधे पर किसी ने थपथपाया। ये मुझे बहुत ही सच में फील हुआ, ऐसे जैसे किसी ने मेरे कंधे पर बराबर हाथ रखा हो और 2-3 बार थपथपाया हो। मेरी डर के मारे अचानक चीख निकली और मैं पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मैं अब वाकई में बहुत डर चुका था। मैंने अपनी गेम को वहीं छोड़ा और तेज़ी के साथ बाहर गली की तरफ भागने की कोशिश की। जब मैं गली की तरफ भाग रहा था तो जैसे ही मैं अपने घर के गेट पर पहुंचा तो पीछे से मुझे क्लियरली मेरा नाम लेकर किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ एक नॉर्मल आवाज़ थी, लेकिन मैं ये नहीं बता पाया कि वो आवाज़ मर्द या औरत की आवाज़ थी। लेकिन मुझे बहुत ही क्लियरली मेरा नाम सुनाई दिया। मैंने तेज़ी से घर का दरवाज़ा खोला और गली में तेज़ी से दौड़ लगा दी। 3-4 घर छोड़कर मेरे एक दोस्त का घर था। मैंने जल्दी से उसका दरवाज़ा बजाना शुरू किया। मैं ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा बजा रहा था। तो उसके पापा बाहर आए और उन्होंने मुझे गुस्से में पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? मैं बिना कुछ बोले सीधे उनके घर में घुस गया और उनको बोला कि अंकल, मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, मुझे बचा लो, दरवाज़ा बंद कर दें और अंदर आ जाएं। जब हम लोग उनके घर में अंदर गए तो मैंने उनको सारी बात बताई। उन्हें लगा कि क्योंकि मैं अकेला हूँ घर पर और मैं बच्चा हूँ तो इसलिए मैं डर गया हूँगा। लेकिन इस तरह पहले भी बहुत बार मैं घर पर अकेला रहा था और आज तक मेरे साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई। खैर, मेरे मम्मी पापा के वापस आने तक मैं उन्हीं अंकल के घर पर रहा, अपने दोस्त के पास। और जब मम्मी पापा वापस आए तो फिर मैंने मेरे मम्मी पापा को भी ये बात बताई और उन्होंने भी बिल्कुल वही कहा कि तुम घर पर अकेले थे और इसलिए डर के हो गए। मेरे पापा ने मेरा थोड़ा मजाक भी उड़ाया कि तुम अब बड़े हो गए हो, अब इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। तो ये थी वो घटना जो मेरे साथ हुई। ऑल्दो इसमें कोई मुझे भूत तो नहीं देखा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बिल्कुल रियल में मेरे साथ हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम स्वप्निल है और ये बात है जब स्कूल से गर्मियों की छुट्टियों में
हम अपने कज़न्स को मिलने के लिए दिल्ली गए। हम लखनऊ के पास रायबरेली के रहने वाले हैं और हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने कज़न से मिलने दिल्ली चले जाया करते थे। 3-4 हफ्ते हम साथ में बिताते थे और वो समय बहुत ही शानदार गुजरता था। इसी तरह इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं क्लास 10th में था और मेरा कज़न मुझसे 1 साल बड़ा था। तो अब हम थोड़े बड़े हो रहे थे, तो हमारा एडवेंचर का भी काफ़ी मूड बना हुआ था। हमें बचपन से ही अपने कज़न्स के ऊपर वाले पोर्शन से डर लगता था, क्योंकि वो पोर्शन हमेशा खाली रहता था और वहाँ ज़्यादातर स्टोरेज का सामान और कुछ कूड़ कबाड़ ही पड़ा रहता था। तो इस बार मैंने और मेरे कज़न ने डिसाइड किया कि रात को हम टॉर्चेस लेकर ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे। उन दिनों हम पर भूतिया इन्वेस्टिगेशन का भूत सवार था, क्योंकि हम इस तरह के कुछ शोज़ देखना शुरू हुए थे। तो उस रात मैं और मेरा कज़न करीब 10 बजे टॉर्चेस लेकर ऊपर की तरफ गए। हमें पहले से ही बहुत डर लग रहा था, लेकिन हमने एक दूसरे को चैलेंज किया हुआ था, तो मैं भी अपना डर उसे नहीं दिखा रहा था और वो भी मेरे सामने बहुत बहादुर बन रहा था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि हम दोनों बचपन से ही उनके ऊपर वाले पोर्शन से डरते थे। हम दोनों हिम्मत करते हुए और एक दूसरे को अपनी बहादुरी का मंजर पेश करते हुए ऊपर की तरफ गए। जब हम ऊपर गए तो हम आगे कमरों की तरफ बढ़ना शुरू हुए। हम दोनों ही एक दूसरे को ये दिखाना चाहते थे कि मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ। उस एज में इस तरह का फितूर दिमाग पर सवार रहता है। तो हम ऊपर वाले हॉल से गुजरते हुए ऊपर वाले सबसे बड़े कमरे की तरफ गए, और वही कमरा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोरेज का सामान पड़ा था। बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी और वो कमरा हमेशा बंद रहता था। हमने वो कमरा खोला और उस कमरे के अंदर गए। मैं आपको बताता चलूँ कि उस कमरे के अंदर कदम रखते ही एक बहुत ही भारी सी फीलिंग का एहसास हुआ, ऐसे जैसे हवा एकदम जमी हुई हो। बहुत ही गर्म और बहुत ही थिक किस्म की हवा थी। हमें ऐसा लगा क्योंकि उस कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, इस वजह से वो कमरा बहुत ही अलग सा लगता था। लेकिन हम उस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमने अपनी टॉर्चेस इधर उधर मारी और उस सारे सामान की तरफ इधर उधर मारना शुरू की। अभी हम उस कमरे के अंदर थे कि अचानक से हमारे पीछे उस कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, खुद ब खुद बंद हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये हमारे साथ वाकई में पेश आया था। हम दोनों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और उसी वक्त उस कमरे में पड़ा हुआ पुराना कुछ कांच का सामान था, जो सबका सब ज़मीन पर जाकर गिर गया और सारा कांच इधर उधर बिखर गया। हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, लेकिन 3-4 मिनट चिल्लाने के बावजूद अभी तक कोई भी हमें वहाँ से बचाने नहीं आया। तो अचानक से वो दरवाज़ा इतने ज़ोर से बजना शुरू हुआ, ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ उसे बिल्कुल उखाड़ ही देगी। उस दरवाजे का शोर दिल के अंदर खौफ पैदा कर रहा था। हम दोनों रो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। उस कमरे के अंदर पड़ा कुछ सामान भी इधर उधर गिरने लगा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। इसको मैं ख्वाब नहीं कह सकता, क्योंकि ये हम दोनों के साथ पेश आया और हम दोनों ने ही देखा कि ये सब कुछ कैसे हमारी आंखों के सामने इधर उधर गिर रहा है। वो कांच का सामान जो कई सालों से अपनी जगह पर पड़ा था, वो अचानक से यूं गिरकर इधर उधर बिखर गया। हम ज़ोर ज़ोर से चीखते रहे, चिल्लाते रहे। तो आखिर हमें आवाज़ आई जैसे सीढ़ियों पर कोई लोग भागते हुए ऊपर आ रहे हैं। तो हमें लगा कि हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो अचानक से वो गेट बजना बंद हुआ और इतने में मुझे अपने पापा की आवाज़ बाहर आई। मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला और हम दोनों को रोता हुआ चिल्लाता हुआ देखकर उस कमरे से बाहर निकाला। वो लोग हमें नीचे वापस लेकर गए। हमारी हालत डर से बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। हम दोनों लगातार रो रहे थे और हमारे शरीर दोनों के कांप रहे थे। नीचे ले जाकर उन्होंने हमें पानी पिलाया और हमारे घर वालों ने हमारी खूब डांट लगाई। उस रात हम दोनों ही सो नहीं पाए। हम दोनों को ही बहुत तेज़ बुखार था और हमारे घर वाले भी हमारे कारण उस रात जागते रहे।
फाइनली सुबह होने पर हमने अपने घर वालों को वो पूरी स्टोरी बताई कि हमने क्या किया और हमारे साथ क्या क्या हुआ। हमारे घर वालों ने हमारी बात का यकीन नहीं किया और यही बोला कि तुम लोग बच्चे हो और तुम लोग जब पहले से ही ये दिमाग बनाकर जाओगे कि ऊपर कोई भूत प्रेत रहता है तो तुम्हें और मिलेगा क्या, यही कुछ। लेकिन हम लोगों ने बार बार अपनी बात वापस से दोहराई और हमने अपनी फैमिली से कहा कि आप खुद ऊपर जाकर देखिए, वो कांच हर जगह बिखरा पड़ा है, वो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो जब हमारे घर वाले खुद से ऊपर गए दिन में और उन्होंने ये सब कुछ देखा तो उनको भी कुछ थोड़ा थोड़ा पता चला कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। वो कांच का सामान जो सालों से उधर पड़ा हुआ था अब हर जगह बिखरा हुआ था। कमरे के अंदर का भारी भरकम फर्नीचर भी इधर उधर बिखरा हुआ था, ऐसे जैसे ताकतवर लोगों ने उठाकर इधर उधर पटका हो। उस वाक़ये के बाद से हमारा छत पर जाना बिल्कुल बैन हो गया और हमारे घर वालों ने हमें सख्त चेतावनी दी कि हम कभी भी छत की तरफ नहीं जाएंगे। आज इस बात को हुए 4 से 5 साल हो गए, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि उस छत पर क्या है। आज तक हम कभी भी उस छत पर भूल कर भी नहीं गए। मैंने तो यहाँ तक कि उस छत की तरफ देखना भी छोड़ दिया है। तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टोरी। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो मैं अपने सभी लिसनर्स का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वी रियली अप्रिशिएट इट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अपना काम जारी रखें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।